आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने इमरजेंसी प्रोविज़न की जो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसकी चर्चा की थी और वहां हमने ये देखा था अंत तक जाते जाते कि 3 प्रकार के आपातकालीन स्थितियों की चर्चा है। उनमें से जो पहला है वह है नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और बाकी जो बचते हैं उनको एक साथ ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल है और बिलीव मी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें या किसी भी इमरजेंसी की बात करें, चाहे वह स्टेट लेवल की इमरजेंसी हो, चाहे वह फिनेंशियल या जिसको हम आर्थिक आपातकाल बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको, चूंकि आप संविधान के अध्येता हैं, संविधान के विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि संविधान में वह व्यवस्था कहाँ है, किस जगह पे उस चीज़ को लिखा गया है। तो आपका आंसर होगा, यदि कोई पूछे कि जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात की जो चर्चा है वह कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 352। और कभी कभी यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो एक फ्लैट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में उसकी चर्चा है, तो आप 352 बता देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि यह लगाई कब जाती है। भाई इमरजेंसी तो ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं ना कि आपकी इच्छा की खाना खा लिया, आपकी इच्छा की चलो मित्रों के साथ चाय पी ले। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़रूरत नहीं भी है, भूख नहीं भी लगी है तो खा ले रहे हैं और अभी चाय पी करके आए और किसी ने कहा कि चलो चाय पीते हैं तो चाय पीने लगे। नहीं, नेशनल इमरजेंसी कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, यह एक असाधारण परिस्थिति है जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। तो यह प्रेसिडेंट कब लगाएगा नेशनल इमरजेंसी? तो जो संविधान की शब्दावली है वो कहता है कि जब प्रेसिडेंट को यह समाधान हो जाता है, जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाता है कि ग्रेव इमरजेंसी की सिचुएशन है, गंभीर आपदा है, गंभीर आपात की स्थिति है, गंभीर संकट की स्थिति है, तो वह क्या करेगा? वह 352 के आधार पे इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि गंभीर आपात की स्थिति है। अब जब कहते हैं कि गंभीर आपदा की स्थिति है, ग्रेव इमरजेंसी है, तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि ग्रेव इमरजेंसी किसके ऊपर? संकट है तो किसी के ऊपर होना चाहिए ना। तो 2 बातें यहां पे संविधान 352 में कहता है कि संपूर्ण भारत पे, एक तो ये स्थिति हो सकती है कि संपूर्ण भारत के ऊपर संकट हो या भारत के किसी हिस्से, इधर इंडिया और एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत या भारत के किसी भूभाग या हिस्से के ऊपर संकट हो। और यह संकट कैसा संकट होना चाहिए? याद कीजिए पिछला लेक्चर, और उसमें हमने कहा था कि यह सिक्योरिटी का संकट होगा, यानी सुरक्षा का संकट होगा। तो यदि भारत पे संपूर्ण इंडिया एज ए होल या उसके किसी हिस्से में, उसके किसी टेरिटरी में सिक्योरिटी का संकट उत्पन्न होता है, सुरक्षा का संकट उत्पन्न होता है, तो हमारा संविधान कहता है कि क्या लगाई जा सकती है? नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 2 चीजें हो गई, एक तो ये कि 352 के तहत लगाई जाती है, और दूसरी चीज किसके द्वारा लगाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? जब वह सेटिस्फाइड हो जाए कि ग्रेव इमरजेंसी की सिचुएशन है, किसके समक्ष? भारत या भारत के किसी
हिस्से पर सिक्योरिटी का संकट है तो वह इमरजेंसी लगा सकता है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट बेस बनता है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेसिस क्या होगा, बेसिस क्या है, इमरजेंसी की घोषणा किन आधारों पर की जाएगी। और यह बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है संविधान की भी दृष्टि से और राजनीति की भी दृष्टि से। जो हमारा संविधान कहता है वह कहता है 3 चीजें। पहली चीज युद्ध, युद्ध की सिचुएशन हो। दूसरे को कहता है बाहरी आक्रमण, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवेलियन। ये 3 ग्राउंड हैं जिसके आधार पे राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। मैंने एक चीज कहा था अभी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स दोनों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। वह मैं इसलिए कहा कि यह जो सशस्त्र विद्रोह है, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें यह आर्म्ड रिवेलियन की बात नहीं थी। लेकिन 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वह उस तीसरे आधार पर ही लगी थी, और उस तीसरे आधार को कहा गया था संविधान में आंतरिक उपद्रव, इंटरनल डिस्टरबेंस। उसमें यह था कि आंतरिक उपद्रव की स्थिति में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और 1975 में जो लगी थी इसी आधार पर लगी थी। लेकिन यह एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बड़ा अनक्लियर एक शब्दावली है कि आखिर हम कब माने कि इंटरनल डिस्टरबेंस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उस डिसीजन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, और आज भी आप संसद में देखते हैं कि एक डिबेट होती रहती है 1975 के इमरजेंसी के औचित्य के ऊपर। तो आगे ऐसा ना हो, इसलिए जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने एक अमेंडमेंट लाया जिसको हम कहते हैं 44th अमेंडमेंट 78 में, और इसके द्वारा रिप्लेस किया गया आंतरिक उपद्रव की जगह या आंतरिक अशांति की जगह क्या लिखा गया, सशस्त्र विद्रोह लिखा गया। आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। लेकिन बेस 3 के 3 ही हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवेलियन। दीज आर द 3 बेसिस जिसके आधार पे प्रेसिडेंट जो है लगाता है, इमरजेंसी लगाता है। अब कुछ इसकी शर्तें हैं, ध्यान रखिए। इमरजेंसी एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो इसके कुछ कंडीशन है, कहीं आप सेफ गार्ड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो वर्तमान स्थिति है उसी को मैं बता रहा हूं कि पहली चीज क्या है कि इमरजेंसी की घोषणा हो गई या होनी है। तो संविधान ये कहता है कि जो कैबिनेट है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मंत्री मंडल, उसके लिखित निर्णय, पहली चीज ध्यान रखिए। 1975 में क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट को मौखिक रूप से सलाह दिया। सलाह देने के लिए ही प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं कि अब देश में आंतरिक इंटरनल डिस्टरबेंस की स्थिति है, तो इमरजेंसी की घोषणा की जाए। घोषणा हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद आपको याद होगा,
लेकिन अब उसको चेंज किया गया और जनता पार्टी ने 44वें से ही इसको किया। उसने कहा रिटेन डिसीजन मस्ट बी इन रिटेन फॉर्म, राइटिंग में होनी चाहिए। यानी ये जो सलाह है वह लिखित रूप से होनी चाहिए कि मंत्रिमंडल, देखिए यहाँ ये भी ध्यान दीजिए, मंत्रिपरिषद की बात नहीं हो रही, मंत्रिमंडल की बात हो रही। जो कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं वे लिखित रूप से अपने डिसीजन को इन राइटिंग देंगे प्रेसिडेंट को, तब क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज कि प्रेसिडेंट जो घोषणा कर रहा है आपातकाल की, असली चीज तो हमारे यहां लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र का मतलब यह है कि पार्लियामेंट में ही जनता है इनडायरेक्ट रूप से अपने एमपीज के माध्यम से। तो ये जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का, वह संसद के समक्ष रखा जाएगा और यदि संसद उसको अप्रूव नहीं करती है तो वह कितने दिन, वन मंथ, 1 माह के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी पार्लियामेंट के अनुमति के बगैर नेशनल इमरजेंसी केवल और केवल कितने दिन रह सकती है, 1 मंथ रह सकती है। लेकिन यदि पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया तो एक बार में कितने मंथ रहेगी, तब यह एक बार में 6 माह रहेगी। और जितनी बार आपको बढ़ाना हो तो आपको 6 महीने बाद संसद की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन यह जो संसद अनुमति देती है, ध्यान रखिए कि यह स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी नहीं। चूंकि आप देश पे इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यह एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो यह इमरजेंसी भी एबनॉर्मल चीज है एक लोकतंत्र में। तो इसके सेफगार्ड के लिए कहा गया कि नहीं, आप सामान्य बहुमत से नहीं, 50% + 1 इससे नहीं, यह स्पेशल मेजॉरिटी से घोषित की जाएगी, अप्रूव की जाएगी। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि टोटल नंबर जो है उस सदन में उसका बहुमत होना चाहिए, और प्लस जो उपस्थित हैं और वोटिंग में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए। यानी एक तरफ ये 50% और दूसरी तरफ 2/3 होना चाहिए, तब इसको हम मानेंगे कि ये स्पेशल मेजॉरिटी है और तब उस प्रस्ताव को अप्रूव किया हुआ प्रस्ताव माना जाएगा। लेकिन यदि उस इमरजेंसी को प्रेसिडेंट वापस लेना चाहता है तो वह सामान्य घोषणा से उसको वापस ले सकता है। ये तो अच्छी बात है ना कि इमरजेंसी खत्म हो रही है, तो खत्म करने के लिए आपको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से नहीं गुजरना है, खत्म करना है, जल्दी खत्म करो ना। तो वहाँ क्या है, सिंपली यदि प्रेसिडेंट चाहे तो दूसरी घोषणा कर सकता है और उसको वापस ले सकता है। लेकिन यदि प्रेसिडेंट खुद नहीं लेता है और ये है कि नहीं, लोकसभा यह सोचती है कि नहीं अब बहुत हो गया, इसको हटाने की जरूरत है या इस पे विचार करने की जरूरत है, लोकसभा एक नोटिस दे सकती है, किसके लिए, पुनर्विचार के लिए, जिसमें वह इसको क्या करना चाह रही है, डिसअप्रूव करना चाह रही है, मतलब उसको हटाना चाह रही है। तो लोकसभा, फिर यहां एक चीज ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन यहां पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा और संसद की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है
यह स्पेशल राइट है लोकसभा का, यह राज्यसभा को नहीं है। कब? जब इमरजेंसी को के ऊपर विचार करने की जरूरत हो तो संविधान कहता है कि जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का, उसके 1/10 सदस्य जब चाहें उस प्रोक्लेमेशन पे, इमरजेंसी की उस घोषणा पे पुनर्विचार के लिए सदन को बुला सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा नहीं। अब यहीं एक दूसरी बात आपको जानने की जरूरत है, और इस टेक्निकल पॉइंट को याद रखिएगा कि यदि लोकसभा के 1/10 सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, जो प्रोक्लेमेशन है, जो उद्घोषणा है इमरजेंसी की, उस पे पुनर्विचार की जरूरत है, तो नोटिस किसको देंगे? यूं तो है नहीं घर की बात आप किसी को दे दें कि जाओ सब्जी खरीद लाओ ना, ये नहीं है। उसकी एक संवैधानिक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में यह है कि यदि सत्र चल रहा है, यदि सत्र चल रहा है तो किसको नोटिस दी जाएगी? स्पीकर को दी जाएगी। और यदि सत्र नहीं है तो नोटिस, स्पीकर है ही नहीं ना, तो आप तब क्या करेंगे? उस प्रस्ताव को सीधे राष्ट्रपति को दिया जाएगा। यानी लोकसभा यदि सेशन में नहीं है तो यह सीधे राष्ट्रपति को जाएगा, और यदि सेशन में है तो यह प्रस्ताव कैसे जाएगा? स्पीकर के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। सातवीं चीज ये, या अगली चीज ये है कि जैसे पिछला वीडियो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे इमरजेंसी लगी थी, तब ऑलरेडी 1971 की जो नेशनल इमरजेंसी थी, वार के आधार पर जिसे लगाया गया था, वह कंटिन्यूअस थी। इसका मतलब ये है कि पहले से यदि कोई उद्घोषणा चली आ रही है तो उसके बावजूद भी किसी दूसरे आधार पे आपातकाल, दूसरा आपातकाल लागू किया जा सकता है, यानी पैरेलल। और इस अनुच्छेद की बात करें तो एक बार आप वार के आधार पर भी लगा सकते हैं, दूसरी बार आप जो बाहरी आक्रमण है उसके आधार पर लगा सकते हैं। दोनों चलती रहेंगी, और आपको लगता है कि नहीं, कहीं आज की डेट में जैसे आर्म्ड रिवेलियन हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो आप तीसरी इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक साथ कई आपातकालीन उद्घोषणा हो सकती है, जैसा इस समय हुआ था। यानी एक बार वार पर कर लीजिए, दूसरा आप दूसरे आधार पे, और तीसरी बार तीसरे आधार पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देखें कि 2 पैरेलल इमरजेंसी या 3 पैरेलल इमरजेंसी चले। 3 इसलिए कह रहा हूँ बच्चों कि 3 ही आधार हैं, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। तीन बेस हैं, तो आप 3 पैरेलल इमरजेंसी एक ही साथ देश में लगा सकते हो। और जो शुरू में मैंने बात किया था कि आप पूरे भारत में भी लगा सकते हो और भारत के किसी भाग या राज्य में भी लगा सकते हो। पूरे देश में इमरजेंसी लगाना जरूरी नहीं है। यदि लग रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है, तो जम्मू कश्मीर तक ही इमरजेंसी रह सकती है, उसके लिए राजस्थान पर इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। महसूस होगी तो राष्ट्रपति उस हिसाब से उसकी उद्घोषणा करेगा। अब एक ये कि इमरजेंसी तो घोषित हो गई,
पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए। तो यह एबनॉर्मल स्थित है, तो इससे कुछ चेंज आता है सिस्टम में। और चेंज क्या आता है? जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, जो हमारा संघात्मक शासन प्रणाली है, वह एकात्मक में चेंज हो जाती है। जो सारा का सारा पावर है वह चला जाता है सेंटर के पास। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय शासन की व्यवस्था है, जो डिवीजन ऑफ पावर है स्टेट और सेंटर के बीच, वह ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है यदि इस इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। तो होता क्या है, यानी हम प्रभाव की बात करें, इफेक्ट की बात करें, तो पहली चीज तो ये कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है, वह राज्यों की कार्यपालिका को आदेश दे सकती है। यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य या राज्यों की कार्यपालिका को आदेश दे सकती है कि आप इस तरीके से काम करें। पहली चीज, यानी आप इसको ऐसे याद कीजिए कि एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर के पास चला जाता है। दूसरा ये कि जो संसद है वह किसी भी विषय पर सभी विषय पे क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। भले ही वो राज्य के क्षेत्र में आते हैं, जो डिवीजन ऑफ पावर है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें वो विषय राज्य में हो सकता है, लेकिन चूंकि आपदा है देश में, इमरजेंसी लगी हुई है, तो उस इमरजेंसी में याद कीजिए, मैंने कहा था यूनिटी ऑफ कमांड, एक जगह से सारे आदेश होने चाहिए ताकि एक रूपता बनी रहे। तो वहां पे संसद राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कार्यपालिकी शक्ति और विधायी शक्ति किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। और दो और आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो चेंज आते हैं, जिसको आप याद रखेंगे, वह यह कि जो अनुच्छेद 19 है, जिसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की, ये सभी यानी 19 अपने आप स्थगित हो जाता है। इट मीन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आप 19 के तहत दिए गए अधिकारों को क्लेम नहीं कर सकते। यानी आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। क्लेम करने का एक ही मतलब होता है कि आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। चौथी चीज है कि ये तो मौलिक अधिकारों का केवल एक अनुच्छेद था, लेकिन ग्रेव सिचुएशन होती है, और ज्यादा ग्रेव सिचुएशन होती है, तो पूरा का पूरा भाग 3, ये क्या है? फंडामेंटल, मौलिक अधिकार, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इसको स्थगित किया जा सकता है। पहले यही थी, लेकिन बाद में 2 एक्सेप्शन, अपवाद किए गए, और कहा गया कि जो अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है, इसको कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। 20 क्या कहता है, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पे आएंगे, और 21 को भी, यह जीवन की स्वतंत्रता है, और यह अपराध जब हम करते हैं तो दोष सिद्धि के संबंध में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये 352 था, जो ब्रीफ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और
जैसा मैंने कहा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें से पॉलिटी सेक्शन से इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।